हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 की हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन मीन्स फ्रांस की क्रांति। अब देखिए इसे हम आपको एक स्टोरी जैसा पढ़ाएंगे इस लेसन को, एक स्टोरी जैसा। जैसा कि 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस में क्या था, आतंक का माहौल था, अलार्म का माहौल था। वहाँ के राजा ने सेना को आदेश दिया, मतलब वहाँ के राजा ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया। अफवाह थी लोगों में अफवाह थी कि राजा जल्द ही आर्मी सेना को नागरिकों पे गोली चलाने का भी आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 आदमी और औरत एक टाउन हॉल में इकट्ठा हुए और वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोगों की सेना बनाएंगे। वे भारी मात्रा में सरकारी बिल्डिंग को तोड़ने लगे। इसलिए तोड़ने लगे हथियारों की तलाश में। फाइनली क्या हुआ, सैकड़ों लोग जो थे वे मार्च निकाल के शहर के ईस्टर्न पार्ट से घुसने लगे। कहाँ पे? बास्तील किले की जेल में। ईस्टर्न पार्ट से घुसने लगे कहाँ पे? बास्तील किले की जेल में, जहाँ पे उन्हें क्या थी, उस जेल को उन्होंने तोड़ डाला जहाँ पे उन्हें भारी मात्रा में गोला और बारूद मिलने की संभावना थी। फिर हथियार पर कब्जे की इस लड़ाई में वहाँ का बेस्टिल का जो कमांडर था वो मारा गया और प्रिजनर्स मीन्स कैदी होता है, कैदी आज़ाद हो गए। उस समय वहाँ पे कैदियों की संख्या कितनी थी? बस 7 थी। अब बेस्टिल के लोग घृणा करते थे राजा से, क्योंकि वो जो राजा था वहाँ का वो निरंकुश शक्तियों का उपयोग करता था, मतलब निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था वहाँ का राजा। अब वहाँ के लोग जो हैं उन लोगों ने क्या कर दिया, किले को तोड़ डाले, किले को एबॉलिश कर दिया, तोड़ दिया और उसके टुकड़ों को बाजार में बेच दिया। क्यों बेच दिया बाजार में? क्यों? ये सारी चीज़ जब वो स्मृति के रूप में सजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस के कंट्री साइड, मतलब देहाती एरिया में आतंक का माहौल था। जो कुछ लोग थे वो ब्रेडों के दाम बढ़ने के कारण क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। हिस्टोरियन इतिहासकार बताते हैं कि वो समय एक ऐसा था जो कि एक चेन बनाते जा रहा था, एक कड़ी बनाते जा रहा था और उस कड़ी का अंत ये हुआ कि वहाँ के राजा को, फ्रांस के राजा को क्या कर दिया गया? अंत में फांसी दी जाने हुई, मतलब फांसी दी गई। और अधिकांश लोगों में इस नतीजे की उम्मीद भी नहीं थी कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। देखिए इस पैरा को हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। 14 जुलाई 1789 में पेरिस में क्या था? आतंक का माहौल था। वहाँ के राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वो शहर के चारों तरफ फैल जाए, मतलब शहर में घुस जाए। लोगों में ये अफवाह थी कि राजा जल्द ही उन पर गोलियां चलाने का भी आदेश देने वाला है। उस समय वहाँ के टाउन हॉल में लगभग 7,000 आदमी और औरत इकट्ठा हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी एक अलग से सेना बनाएंगे। उन लोगों ने वहाँ की सरकारी बिल्डिंग को तोड़ दिया किस चीज़ की? हथियार की खोज में वहाँ की सरकारी बिल्डिंग को तोड़ दिया। सैकड़ों लोग मार्च निकालते हुए पूर्वी एरिया से शहर में घुसे, जो कि वहाँ का बेस्टली का जेल था। किले के में घुसने के बाद बेस्टली के जेल को उन्होंने तोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे उन्हें भारी मात्रा में गोले और बारूद मिलने की संभावना थी। और नतीजा ये हुआ कि इसकी लड़ाई में वहाँ का कमांडर बेस्टली का मारा गया, कैदी आज़ाद हो गए। उससे कैदियों की संख्या वहाँ पे बस 7 थी। बेस्टली के लोग राजा से हेटेड करते थे क्योंकि वो एक निरंकुश राजा था। उन लोगों ने वहाँ के किले को भी तोड़ दिया और उसके अवशेष को बाजार में बेच दिया, क्योंकि वो उसके अवशेषों को एक स्मृति के रूप में संरक्षित रखना चाहते थे, मतलब बचा के रखना चाहते थे। कुछ समय तक
इस घटना के कुछ समय बाद तक पेरिस के कंट्री साइड एरिया में, मतलब देहाती एरिया में, देहाती क्षेत्रों में लड़ाई के माहौल देखने को मिले। लोगों में ब्रेड के दाम बढ़ने के कारण विरोध की भावना थी। और उस समय के इतिहासकार बताते हैं कि ये लंबे घटनाक्रम की एक ऐसी कड़ी की शुरुआत थी कि जिसका अंत फ्रांस के राजा को फांसी दी गई। और लोग भी, अधिकांश लोग तो इस नतीजे की उम्मीद भी नहीं किए थे कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब देखो फ्रांस की सोसाइटी 18वीं शताब्दी के अंत में। अब इसमें पहले हम पढ़ाने से पहले आपको ये पिक्चर दिखा रहे हैं इधर जो है बना हुआ, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। इसमें आप इसी के बारे में जानोगे थोड़ा सा स्टार्टिंग के बाद। तो ये देखो फर्स्ट स्टेज क्या है, क्लर्जी, क्लर्जी में पादरी वर्ग। सेकेंड स्टेज नोबिलिटी, मतलब कुलीन वर्ग जो अमीर लोग थे। एंड थर्ड स्टेज में कौन कौन आते थे, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर, एटीसी, पेशेंट एंड आर्टिशियन, स्मॉल पीसेंट, लैंडलेस, लेबर्स, सर्वेंट्स। मतलब ये सारे लोग इसमें आते थे, बड़े व्यापारी, वकील और कोर्ट में काम करने वाले, ऑफिस में काम करने वाले, किसान, कलाकार, छोटे किसान और मजदूर और भूमिहीन किसान, ये सारे लोग आते थे। अब देखो, अब ये मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। 1774 में लुइस सिक्सटीन जो था उसने बर्बन फैमिली की राजगद्दी पे आसीन हुआ, मतलब एक बुर्बो राजवंश में राजगद्दी पे आसीन हुआ। उसकी शादी 20 साल की उम्र में किससे हुई, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस एंटोइनेट से हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट से हुआ था। और जब वो राजगद्दी पे बैठा था तो वहाँ के राजकोष पूरी तरीके से खाली था। जब वो राजगद्दी पे बैठे थे तो वहाँ का राजकोष पूरी तरीके से खाली था, क्योंकि लंबे समय तक युद्ध के कारण वहाँ की फाइनेंशियल रिसोर्स तो थे, वित्तीय संसाधन थे फ्रांस के, वो ख़त्म हो चुके थे। और भी कॉस्ट को मेंटेन करने के कारण वर्सैली के जैसे कि और भी जो वहाँ के कॉस्ट थे, वर्साई के राज दरबार की शान शौकत और फिजूल खर्च, ये सारे भी वहाँ पे होते थे। लुइस सिक्सटीन ने मदद की थी फ्रांस की 13 अमेरिका। लुइस सिक्सटीन जो था उसके के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों, लुइस सिक्सटीन के शासनकाल में अमेरिका ने 13 उपनिवेशों को शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी। और इस वार में कितने खर्च हुए हैं, देन बिलियन लीवर, मतलब लगभग 10 बिलियन लीवर कर्ज जुड़ गया था। इस वॉर के कारण 10 बिलियन लीवर कर्ज जुड़ गया था, और जो कि इससे भी पहले 2 बिलियन लिरवे का बोझ ऊपर से था। अब देखो आगे है, सरकार जो थी वहाँ की, वह कर्जदाता से अब 10% की ब्याज करने लगी थी। सरकार जो है वो कर्जदाता से 10% की ब्याज करने लगी थी, क्योंकि सरकार जो वहाँ की थी, फ्रांस की सरकार, बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी, क्योंकि वहाँ की सरकार दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने में मजबूर थी। और अपने नियमित खर्च जैसे सेना के रखरखाव में, दरबार में और सरकारी कार्यालय या विश्वविद्यालयों को चलाने में, जिससे कि फ्रांसीसी सरकार करों को बढ़ाने में क्या हो गई, बाध्य हो गई कि कर बढ़ाने ही हैं। अब जिसका नतीजा क्या हुआ, 18th सेंचुरी में, और कर बढ़ाने में क्या थी, कर बढ़ाने लगी तो बाध्य हो गई, और ये भी कम था, लेकिन इतना भी कर बढ़ाने से भी काफ़ी नहीं था। तो क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, फ्रेंच सोसाइटी को 18th सेंचुरी में उन्होंने 3 स्टेज में डिवाइड कर दिया, जिसमें से कि बस थर्ड स्टेज के जो लोग थे वो पेड टैक्स करते थे, मतलब टैक्स को पेड करते थे। इसमें फिर से समझा दे रही हूँ इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो 1774 में लुइस सिक्सटीन जो था वो बर्बन फैमिली के राजगद्दी पे बैठा। उसकी शादी 20 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलियन के प्रिंसेस मैरी
एंटोएनस से हुई। और जब वो राजा बना था तो उस समय वहाँ का राजकोष खाली था, क्योंकि जो फाइनेंशियल रिसोर्स थे वो लंबे युद्ध के कारण ख़त्म हो चुके थे, और अधिकतर वहाँ के शान शौकत और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में भी कर्ज बढ़ते जा रहे थे वर्साली के शान शौकत में। लुइस 16 जो था अमेरिका के कॉलोनियल रूल्स पे भी ब्रिटेन के शत्रुओं से आज़ाद कराने में मदद की थी, जिसका नतीजा ये हुआ था कि उसके ऊपर 10 बिलियन कर्ज तक चढ़ चुके थे, और उसके ऊपर पहले से भी 2 बिलियन लीवरेज कर्ज थे। उन्होंने क्या किया, 10% कर्ज वो कर लगा दिए, कर्जदाता पे, लेंडर्स पे 10% कर्ज लगा दिए। अब गवर्नमेंट क्या करने लगी, अपने बजट को इंक्रीज करने लगी, और धीरे धीरे क्या है, उसके कर्ज भी दिनों दिन बढ़ते चुकाने में वो मजबूर होने लगी। उसके जो और भी खर्चे थे वो किस पे थे, आर्मी को मेंटेन करने में, कोर्ट को चलाने में, ऑफिशियल और यूनिवर्सिटीज़ को ठीक करने में, जिससे कि क्या हुआ, वो फोर्स करने लगी कि वो कर बढ़ता जाए, लेकिन ये भी नाकाम रास्ता रहा। तो अंत में उन्होंने क्या किया, फ्रेंच सोसाइटी को 18th सेंचुरी में 3 स्टेज में डिवाइड कर दिया, जिसमें से कि बस थर्ड स्टेज टैक्स करता था, मतलब टैक्स को देता था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये 3 स्टेज डिवाइड थे, फर्स्ट सेकेंड। ये 2 स्टेज जो थे, ये स्टेट जो थे, ये क्या करते थे, टैक्स नहीं देते थे, और ये जो लास्ट वाला है बस यही टैक्स देते थे, जो आप लोग देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर हम आपको नेक्स्ट डे पढ़ाते हैं।